नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1935 का प्रांतीय चुनाव, जो कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता दिया जाना। 1935 के अधिनियम के बनते ही अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन प्रारंभ हो गया। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी का गठन हुआ। पंजाब में अफर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रांत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना की गई। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना की थी। 1935 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस भी इस चुनाव में सम्मिलित हुई। कांग्रेस को मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा बम्बई में केवल एक सीट से पूर्ण बहुमत के पीछे रह गई। प्रारंभ में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस को मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इन 5 जगहों पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था 1935 में। और जिसके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यानी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री उसमें गोविंद वल्लभ पंत बने थे। और बम्बई में केवल एक सीट कम था, लेकिन इनको फिर भी वहाँ यानी कि एक सीट और मिल जाती तो इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता। तो 5A और 5 जगह मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इन 5 जगहों पर तो पूर्ण बहुमत के। और बम्बई में गठबंधन के साथ इन्होंने कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी मुस्लिम लीग के सहयोग से फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी। बंगाल में देखो 6 जगह पर तो कांग्रेस की सरकार बनी थी और बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी की सरकार बनी थी, जो कि ये मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके फजलुल हक के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनी थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग के सहयोग से सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई, यानी कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके, और सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सिंध में अब्दुल्ला हारून के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की सरकार बनी। तो सिंध में अब्दुल्ला हारून ये जो थे, इनके नेतृत्व में एक स्वतंत्र दल की सरकार बनी, यानी स्वतंत्र दल का पूर्ण बहुमत था सिंध में। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई। इसने पहले शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के विकास, किसानों के ऋण की समस्या तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई से संबंधित कार्य किए। मुस्लिम लीग आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत को विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया और कांग्रेस के बहुत पूछे जाने के बाद भी युद्ध को उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया। नवंबर 1939 में 8 प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने 28 महीने के शासन के बाद इस्तीफा दे दिए। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को। जब हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव की डेट बहुत पूछते हैं। अगस्त प्रस्ताव की डेट 8 अगस्त 1940 का है। तो ये किसका प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव किसका था? तो ये वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का घोषणा पत्र था। इसके मुख्य बिंदु थे अगस्त प्रस्ताव के। पहला था केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट था इसका अगस्त प्रस्ताव का, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है उसका अगस्त प्रस्ताव का, भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली दल या वर्ग करेगा।
कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी तथा मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इस प्रस्ताव में ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा प्री में कि अगस्त प्रस्ताव को किसने ठुकराया था, कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग ने? तो इसका आंसर है दोनों ने ठुकराया था। और क्यों ठुकराया था? तो कांग्रेस के ठुकराने की वजह ये थी कि इसमें पूर्ण स्वराज के लिए कोई डिस्कशन नहीं था, और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया था कि इसमें पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं कही गई थी। अगला है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये भी 1940 का है। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अपने को अलग सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र के प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रश्न प्री में आपका ऐसे बन सकता है कि प्रथम विश्व व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया? तो सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया। और इनके बाद जो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अटलांटिक चार्टर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई, जिसे ब्रिटेन एवं अमेरिका ने संयुक्त रूप से जारी किया था। इसमें कहा गया था कि एक सब कौमों के शासन के रूप में जिसके मातहत वह रहेंगी, चुनने के अधिकार का आदर करते हैं, उन लोगों को स्वराज पुनः दिया जाएगा जिनके बलपूर्वक छीना गया था। इस घोषणा से भारतीय नेताओं को आंखें बंधी, लेकिन 9 सितंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की घोषणा ने भारतीयों की आंखों पर पानी फेर दिया, जिसमें चर्चिल ने कहा था कि अटलांटिक चार्टर भारत बर्मा जैसे एशियाई उपनिवेशों में लागू नहीं होगा। अगला है हमारा क्रिफ प्रस्ताव 1942 का। जापान मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का वचन दे। जब जापान ने सिंगापुर एवं रंगून पर कब्जा कर लिया, तब इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों से समझौता करे। तब चर्चिल सर स्टैफोर्ड क्रिफ के मिशन में एक मिशन की घोषणा की, जिसे क्रिफ मिशन कहा जाता है। मार्च 1942 में क्रिफ मिशन भारत आया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिफ, जो कि इसके अध्यक्ष ही थे। दूसरे थे AB अलेक्जेंडर, और इसके क्रिफ प्रस्ताव के तीसरे सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंज। क्रिफ प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं: पहला है, एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। दूसरा है, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तीसरा है, जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक या अग्रिम तिथि चेक कहा। गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि चेक कहा, यानी कि ऐसे कहा कि ये ऐसा चेक है जो पहले से ही भुना दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में जानेंगे। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। 7 व 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण किया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। यहाँ गांधी जी ने कहा कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बना ली। तो 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया।
रेडियो प्रसारण का सर्वप्रथम कार्य आंदोलन शुरू होने के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। तो यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 14 अगस्त 1942 को पहला रेडियो प्रसारण का कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये उषा मेहता ने शुरू किया था। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। दोस्तों, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण का कार्य किसने चालू किया था? उषा मेहता ने चालू किया था। कौन था जो रेडियो पर बोलता था? तो राम मनोहर लोहिया थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता व बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई। गांधी जी को आगा खां पैलेस में पूना में कैद कर दिया गया। तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पे रखा गया? तो आगा खां पैलेस में रखा गया, पूना में। और नमक कानून तोड़ते समय गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तब उनको यरवदा जेल में रखा गया था। तो ये वो भी पूना में ही है। तो ये प्रश्न यहाँ के कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये उल्टा पुल्टा देकर मैचिंग के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं। 10 फरवरी 1944 से उन्होंने 21 दिन का उपवास आरंभ किया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो 21 दिन का उपवास किसने स्टार्ट किया? तो गांधी जी ने किया था। और कब किया था? 10 फरवरी 1944 को। कहाँ पे किया था? तो आगा खां पैलेस, पूना में किया था, जब इनको भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों और संस्थाओं ने भी गांधी जी की रिहाई का सुझाव दिया, परंतु चर्चिल ने कहा, जब हम दुनिया में हर जगह जीत हासिल कर रहे हैं तो ऐसे में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया। तो गांधी जी को कब छोड़ा गया था? 6 मई 1944 को छोड़ा गया था। तो गांधी जी 10 फरवरी 1944 को अपना आंदोलन प्रारंभ किए थे, भूख हड़ताल, और 6 मई 1944 को इनको छोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इस दौरान देश में के कुछ भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। पहली ऐसी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। तो दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर जो सरकार बनी थी, सबसे पहली सरकार कहाँ पे बनी थी? तो आपका आंसर होगा सबसे पहली सरकार बलिया में बनी थी। ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। मिदनापुर जिले बंगाल के तामलुक में गठित जातीय सरकार 1944 तक चलती रही। सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 तक कार्य करती रही। इसके नेता वाई चौहान एवं नाना पाटिल थे। कृषि शासन का विरोध इतने प्रबल रूप में भारतीय जनता द्वारा पहली बार हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से भी की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो समानांतर सरकार बनी थी उसको देख लेते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तामुलुक बंगाल में फतेह सावंत के नेतृत्व में तामुलुक जातीय सरकार बनी थी। सतारा में नाना पाटिल एवं वाई चौहान के नेतृत्व में सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार बनी थी। यानी कि ये सरकार जो बनी थी तामुलुक में, ये सबसे ज़्यादा दिन तक चली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल थे, यानी कि कुछ दल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था। ये थे मुस्लिम लीग, आरएसएस, वामपंथी, अकाली दल, साम्यवादी, यूनियनिस्ट पार्टी, उदारवादी, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और ईसाई समुदाय। तो ये 10 दल ऐसे थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था सरकार का, यानी कि ये दूर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के। सीआर फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 1944 का है। राजगोपालाचारी, जिन्हें सीआर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की सोची। कांग्रेस ने इनके विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप इन्होंने कांग्रेस के त्यागपत्र देकर पाकिस्तान के संबंध में निहित योजना तैयार की। तो इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, पहला है, युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट था, युद्ध के बाद मुस्लिम बहुमत के क्षेत्रों का निर्धारण एक आयोग द्वारा होगा, जहां बाद में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वह अलग राज्य रहना चाहते हैं या नहीं।
जनसंख्या का कोई भी स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर होगा। यह बातें तब भी लागू होंगी जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगा। यानी कि सारी बातें तभी लागू होगी जब इंग्लैंड जो है सत्ता को भारत को सौंप देगा। गांधी जी ने इसी फार्मूले के आधार पर जिन्न से वार्ता की, यानी कि बातचीत की, लेकिन इनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच युद्ध में राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने में आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, किंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर इसमें नई जान डाली। जापान ने अंडमान एवं निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद रखा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने अंडमान का नाम स्वराज रखा था और निकोबार का नाम शहीद रखा था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों तथा अधिकारियों मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह आदि पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया था। यानी कि प्रमुख कौन थे जिन पर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चला था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख सैनिक थे वो थे मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह। इनके अलावा और भी लोग थे जिन पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर फप्रू, आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू आदि को आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। उपरोक्त लोगों ने के वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश अदालत ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। तो प्रश्न बनता है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए, जो कि प्रेम कुमार सहगल हैं, भूल और शाहनवाज खान हैं और ये हैं गुरुदयाल सिंह, इनको ढिल्लो भी कहते हैं गुरुदयाल सिंह को। तो किसने इनका समर्थन किया था, वकालत की थी इनकी? तो भोला भाई देसाई भी थे, ये तो प्रमुख थे, और इनके बाद में तेज बहादुर फप्रू, आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन फिर भी इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। किंतु जन आंदोलनों व विरोधी तेवरों को देखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उक्त अधिकारियों की सजा माफ़ कर दी। सजा सुनाई तो गई थी, लेकिन लोगों का इतना विरोध प्रदर्शन था कि इनको माफ़ी देनी ही पड़ी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, जो कि उड़ीसा में है, के एक बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 1919 में दर्शन शास्त्र के स्नातक प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद उसी वर्ष ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और उसी परीक्षा में 1920 में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर उन्होंने अप्रैल 1921 में ICS के त्याग पत्र दे दिया और भारत आ गए। ICS यानी कि जिसको आजकल UPSC बोलते हैं, वही था, इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस से मिले और सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास इन्हें अ यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए उन्होंने 1924 ईस्वी में देश निकाला देकर मांडले जेल में भेज दिया गया। तो मांडले जेल में पहले तो एक बाल गंगाधर तिलक को भी भेजा गया था, वीटी सावरकर को भी भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक को तो इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उन्होंने केसरी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पेपर में छाप दिया था अपने, और सावरकर को इसीलिए भेजा गया था 1901 में क्योंकि उन्होंने अभिनव भारत का गठन किया हुआ था मित्र मेला का, जो कि ब्रिटिशों के खिलाफ था। और सुभाष चंद्र को मांडले जेल में इसीलिए भेजा गया क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार आंदोलन चलाया था। 1924 में भेज दिया गया। 1927 में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। 1931 में इन्हें नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना गया।
नौजवान भारत सभा वही है जिसका गठन 1926 में भगत सिंह ने और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर किया था। 1935 ईस्वी में इनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई सुभाष चंद्र बोस की। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराया और अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी के मतभेद हो जाने के कारण 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष चुने गए 1940 में। लेकिन इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके घर में ही नज़रबंद किए जाने पर वह पठान जियाउद्दीन के भेष में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी में चले गए और वहां उन्होंने हिटलर व उसके सचिव रिबेनट्रॉप से मुलाकात की। उनको नेताजी उनको हिटलर नहीं कहा था। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया, यानी कि सबसे पहले हिटलर नहीं कहा था। आज़ाद हिंद फौज में 1000 स्त्री सैनिकों वाली रानी झांसी रेजिमेंट भी शामिल थी, यानी कि जो रानी झांसी रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज में, उसमें 1000 महिलाएं सैनिक के रूप में काम करती थी, जिसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। सुभाष 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने वाले के लिए ओरलैंडो मोजेट्टा के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। तो बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र जब जर्मनी जाने लगे तो इन्होंने किस नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था, तो इन्होंने ओरलैंडो मोजेट्टा नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के 2 फेमस नारे थे, पहला था दिल्ली चलो, दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र की पुस्तक जो थी वो थी द इंडियन स्ट्रगलर, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।